अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि ज़िंदा रहने के लिए वैसी क्या तमाम तर चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यकीनन आप लोगों का जवाब ये होगा कि खाना, पानी, खाना, ऑक्सीजन, नींद और हमारे समाजी राब्ते, हमारे रिश्ते नाते। लेकिन एक चीज़ जो अब मेरे ख़्याल से लोग भूल रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि लोग सुबह उठते हुए, जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं ना कि बेटा जब सुबह उठो तो सबसे पहले अल्लाह मोहम्मद का नाम लेना, तो सबसे पहले उठते हुए अभी आँख खुली भी नहीं होती तो हमारा हाथ जाता है हमारे फ़ोन को तलाश करने के लिए। हम जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज जैसे ख़त्म होती है सबसे पहले हाथ जाता है हमारे फ़ोन पे। मतलब कहीं पे भी बैठें, सुकून से बैठ जाएं, काम करके फारिग हों, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हमारा फ़ोन हमारे पास आ जाए। तो हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे लिए आज के इस दौर में हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी का फ़ोन ख़राब हो जाए, किसी का वाईफाई चले जाए तो आपको तभी अंदाज़ा हो जाता है। जब आपका इंटरनेट काम ना करे तो आपको लगता है ओ हो, ऐसा लग रहा है जैसे सांस ना आ रहा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन सी हो जाती है। तो इस कदर ज़रूरी हो गया हमारा सोशल मीडिया हमारे लिए। हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो टिकटॉक हो, और दिन का इतना वक्त हम अपने इन सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे लगा देते हैं कि हमें ये पता नहीं होता हमारे घर में क्या हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर पता होता है कि फ़लाने मुल्क के फ़लाने कैपिटल में क्या कुछ हो रहा है। अपने घर के लोगों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अब परेशान कुन बात पता क्या है कि हमारे सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहा है, जो वीलॉगिंग करने वाले जो कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो कंटेंट इस काबिल है कि वो हम देख सकें, हमारे बच्चे एक्सपोज हो सके उन कंटेंट्स के लिए। मैं तो अब सोशल मीडिया की बात भी नहीं कर रही, मैं तो अब टेलीविज़न पे भी देख रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए और वो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे और बच्चे वो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का मैं पॉडकास्ट देख रही हूँ, इंटरव्यूज़ देख रही हूँ, ऐसी चीज़ों के हवाले से बात खुल के हो रही है और उन पर सिंपैथी जैसी ली जा रही है, वो बातें जो कि शरीफ घरानों में डिस्कस ही नहीं हो सकती, जो मैं अपने बाप भाई के साथ बैठ के बात ही नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ऐसे रोल्स मुआशरे के, वो शेडी रोल्स, उनको हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टेलीविज़न पे बैठ के, अपने पॉडकास्ट पे बैठ के, कि दिमाग हैरान हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को ये कैसे बताऊंगी कि सही क्या है बेटा, गलत क्या है। आज ज़रा इसी सोशल मीडिया की नेगेटिविटी के हवाले से बात भी करेंगे कि भाई एक टाइम पे वो चीज़ें जो घर की चार दीवारी में रखना ज़रूरी समझा जाता था, आज वो तमाम तर चीज़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ हमने लोगों के सामने ला के रख दिया कि ये देखें जी, ये हमारा घर है, ये हमारी अम्मा हैं, ये हमारी माँ बहनें हैं। मैं देखें जो वीलॉग्स बनाते हैं मैं उनको बुरा नहीं कहती, लेकिन एक कंटेंट है ना कि आपकी कंटेंट की बेसलाइन क्या है, आप किस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब ये छोटे बच्चे वीलॉग्स देख रहे होते हैं, स्पेशली हमारे डोमेस्टिक लोग देख रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई इसमें देखने वाली क्या चीज़ थी, ये तो निहायत ही नामुनासिब और गैर मुनासिब किस्म की चीज़ है। ये ज़बान क्या है जो इस्तेमाल हो रही है। तो आज हम इन तमाम तो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव साइड्स भी ऑफ कोर्स, एंड देन अगेन जो नेगेटिव साइड है ना, अब लगता है वो नामहदूद है। मेरे साथ मेरे यहाँ पे एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद होगा। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूँ अपना इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे जो अकाउंट्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं और ऑफ कोर्स एक नेगेटिव साइड भी है बिकॉज ऑफ कंटेंट। कुछ ऐसा कंटेंट जो लिटरली जो हमें अपने गम भुला देने में मदद करता है, हम उसके के शुक्रगुजार हैं। अभी रोनी एंड कोको का आपने देखा कि वो आई लव देयर कंटेंट, और उनका कंटेंट है वाकई ऐसा होता है कि आप घर वालों के साथ बैठ के, मैं अपनी अम्मा और अपने अब्बा के साथ बैठ के एंजॉय कर सकती हूँ। इवन शहजादी इतनी क्यूट है, आपने देखे वो भी सोशल मीडिया की वजह से हिट हुई। तो हम बिल्कुल सोशल मीडिया पे आने वाले हर कंटेंट को बुरा नहीं कह रहे, बट हाँ कुछ ऐसा कंटेंट है, इनफैक्ट कुछ नहीं, एक चंक ऐसा है, मेजॉरिटी चंक ऐसा है जो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के सामने और हमारे सामने भी आए। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं फातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तालिब मिर्ज़ा साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद है जनाब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे साथ तूबा ताहिर मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। और हमारे साथ कशफ खोड़ो, कशफ मैं चाहूँगी आप भी हमें ज्वाइन कर लें। कशफ खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो हर एंगल से आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा
ऐसा नहीं कि वायरल होने के लिए आपको कोई ओछा ही किस्म का कंटेंट देना है, बल्कि आपको अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को भी अच्छे तरीके से मलूज़े खाते रखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय शो। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है, मेरी तरह आप लोग कितना वक्त अपने सोशल मीडिया पे रोज़ के तौर डेली तौर पे इन्वेस्ट करते हैं? मैंने आज कैलकुलेट नहीं किए, बट समहाउ लाइक 3 से 4 घंटे लगते हैं। लाइक आई नो कि मैं उस कंज्यूम करती हूँ। हाँ, 3 से 4 घंटे आपके सोशल मीडिया पे। आपकी कशफ? मेरा तो काम ही सोशल मीडिया का है, हाँ। तो ऑलमोस्ट 10 आवर्स 10 आवर्स तो लग जाते हैं। फातिमा आप बताएं। बहुत ज़्यादा, लेकिन काउंट नहीं किया। बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया। इरफान आप? मुझे लगता है मैं 24 घंटे 24/7 सोशल मीडिया पे ही होता हूँ। एग्जैक्टली, आई हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम फॉर द कंटेंट। हाँ, वो और आपको देखना भी पड़ता है क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे इतनी खबरें आ रही होती हैं। पहले चैनल्स पे चीज़ें पहले ब्रेक होती थी, अब सोशल मीडिया पे पहले ब्रेक हो रही होती हैं। तालिब आपका कितना टाइम लगता है? अराउंड 3 से 4 घंटे लाइक या एवरी डे। अच्छा, और अगर मैं कंटेंट के हवाले से बात करूँ तो आपके यहाँ आप सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट, आप किसको कौन सा कंटेंट प्रेफर करती हैं? सो मेरा काम ही लाइक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ है, तो मैं एजुकेशनल कंटेंट की तरफ जाती हूँ। लेकिन फनीली कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो मैं खुद सरप्राइज होती हूँ कि ये तो मैं देख ही नहीं रही थी। हाँ। तो कोई प्रैंक वीडियो है या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि इस तरह का भी कंटेंट जो बड़ा क्रिंज किस्म का होता है। और हाँ। जब मैं उसको क्लिक करती हूँ उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ एजुकेशनल बेस, और ये उछल रहा है, कूद रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है, एंड आई एम जस्ट लाइक क्या हो रहा है। या किसी को गोद में उठा रहे तो बहुत लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं। आप एक अच्छी तमीज़ की बात करें तो लोग उसको देख ही नहीं रहे। आप तो क्योंकि वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास जो कंटेंट आ रहा होता है वो किस किस्म का होता है? मैं वैसे यूँ कैट लेवल तो मेरे पास ज़्यादा उसका आ रहा होता है, लेकिन मैं प्रेफर वैसे ट्रेंड्स वगैरह आपको कर रही होती हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा होता है तो मैं उसको फॉलो कर रही होती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा इन्होंने कहा कि इस टाइप का कोई ना कोई कंटेंट आ ही जाता है, हाँ। जिसको हमें जानबूझ के नॉट इंटरेस्टेड करना पड़ता है। हाँ, फातिमा आप? जी, मेरा आई थिंक हालात हाजरा का होता है, क्योंकि मैं फेथ को हालात हाजरा से कनेक्ट करके लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ जो लोगों को ज़िंदगी की जो हैवी न्यूज़ होती हैं या जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनके बारे में फेथ के नज़रिए से आगाह भी कर सकूं, टूल्स भी दे सकूं। सो इन दैट सेंस मैं इस चीज़ का ख्याल करती हूँ कि व्हाट आर द इश्यूज़ दैट आर यू नो ऑन गोइंग। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है आपको कि जो कंटेंट सडनली आपको फील हो रहा है कि जैसे आपने कहा क्रिंज है, या एक सिंकिंग फीलिंग आए आपको जिसमें आपको लगे कि ये मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या इसमें आपको लगे कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो आपको नॉट इंटरेस्टेड करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वैसे कभी आपको ऐसा लगा कि कभी रील्स वगैरह देखते हुए, जैसे मैं भी कभी ऐसा होता है कि बैठी होती हूँ, मैं कहती चलो अभी उठ के भी ये काम करती हूँ, लेकिन कोई एक रील मज़े की फ़नी रील देख ली, क्योंकि मुझे होता है मैं फ़नी कंटेंट देखूँ। आपको होता है ना कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को अनवाइंड करने की ज़रूरत है, आपको कोई फ़नी चीज़ देखनी है। तो मुझे कभी कभी लगता है वो हुए मैंने क्या टाइम, मैंने मुझे पता भी चला आधा घंटा लग गया, फिर आधे घंटे से घंटा भी हो गया। तो आपको कोई फील होता है कि वो हो ये थोड़ा टाइम ज़ाया हो गया है? एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे लगता है आजकल ज़्यादा यही देख रहे हैं, बिकॉज हम कहीं ऑफिस में होते हैं या कहीं काम पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो हम ज़्यादा रील यूज देख रहे होते हैं। और हमारे फैमिली वाले के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, तो हम रील्स देख रहे होते हैं। और 4 लोग दोस्त बैठे थे, वो किसी रेस्टोरेंट पे आते हैं, वो सिर्फ आपस में नहीं बल्कि वो मोबाइल पे लगे होते हैं और उसी में बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग, एक टाइम ऐसे पता गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि भाई हमने क्या कर दिया। ये कितने सारे काम होते हैं। आई थिंक वो शायद उसकी वजह से हमारी एक रील की वजह से हमारे काम पेंडिंग में चले जाते हैं, है ना। वाकई अब देखिए, अब इसमें कुछ बहुत अच्छी रील्स वाली भी है, कुछ रील्स ऐसी होती है कि बंदा कहता है हो है ये क्या है, व्हाट इज दिस। आजकल ज़्यादा वही चल रही है। आजकल बात बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया का असल मकसद क्या है, ये जो हम रील्स वगैरह बनाते हैं, और क्या हम सही दुरुस्त अंदाज में इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया का असल जो यूजेज था वो तो ये था कि आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर आपको जो लगता है कि जो लोगों तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ये एक कनेक्शन का मीडियम था, ये राब्ते का मीडियम था। शायद अब कहीं ना कहीं मार्केटिंग मीडियम भी है बहुत बड़ा, बट इसका यूजेज डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। इट कैन बी गुड, जैसे आपने मेंशन किया, बहुत सारे लोग हैं बहुत अमेजिंग सा काम कर रहे हैं, आप उनको देखते हैं तो आप बहुत इंस्पायर भी होते हैं, फील गुड कंटेंट। लाइक आप स्क्रॉल भी करते जाएं तो आपको फील होता है कि यार मैं कितना मजेदार चीजें देख रहा हूँ। बट द सेम टाइम यस देयर आर पीपल, शायद एक चंक जरूर मौजूद है जो शायद उसको आई वुडंट से मिसयूज, बट आई विल से कि शायद वो नादानी में या फिर
दानिस्तगी या गैर दानिस्तगी के अंदर एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो शायद हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे नॉर्म्स के साथ शायद नहीं मैच कर पा रहा है अभी तक, और हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को अभी तक फिलहाल। इरफान, आपको वैसे क्या लगता है कि सोशल मीडिया का मकसद क्या था और अब क्या है? अच्छा, बाय द वे मैं तो काफ़ी सारे कब से कर रहा हूँ काम सोशल मीडिया के हवाले से। लाइक मुझे लगता है कि अब जो चीज़ें ना ट्रेंड बहुत चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो मार्केटिंग से हो, चाहे वो सोशल मीडिया कंटेंट से हो, तो वो काफ़ी चेंज हो गया है। क्योंकि अब जो है लोग ज़्यादातर रील्स पे आ गए हैं। क्योंकि पहले था कि भाई 1 मिनट की वीडियो बनाई और बस कर दिया, अब 10 मिनट की भी, अब टाइम स्पेंड कम हो गया बिकॉज जब से जेनजी जनरेशन आई है उनके पास टाइम स्पेन ही नहीं है। एग्जैक्टली, और उनका फोकस जो है ना वो बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का बेसिकली अवेयरनेस का, जैसे इनकी बात इन्होंने बताया, लेकिन उसका मतलब अवेयरनेस भी इंस्टेंट अवेयरनेस, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें? क्योंकि इतनी न्यूज़ आ रही होती हैं, कोई फेक न्यूज़ ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी सोर्स कम होती है। कभी कुछ चैनल जैसे समा टीवी कोई ऑथेंटिक बात कहता है तो वो कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल ये कंफर्म न्यूज़ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यूज़ चल जाती है बिना कंफर्मेशन के। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। जहाँ तक अच्छी बात है, जहाँ तक नेगेटिव बात है, वहाँ अच्छी बात भी है कि इन्होंने बहुत सारे बिजनेस दिए हैं। मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं खुद इस अर्न भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, नए एवेन्यूज खोले। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमारी पहले तो सोशल मीडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन होता था, नाउ इट्स लाइक इकोनॉमी बेस्ड करती है इसके ऊपर पूरी। आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जनरेट हो गए, इनकम, काफ़ी सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी। हमारी कोको जो थी माशाल्लाह हैं, उनके हस्बैंड जो रेहान, ही जस्ट लेफ्ट हिज जॉब एंड ही जस्ट स्टार्टिंग हिज ओन मेकिंग कंटेंट। वो और इतना अच्छा वो कंटेंट बना रहे हैं, मतलब मजे का कंटेंट, एक पढ़ा लिखा कंटेंट, और पढ़ा लिखा कंटेंट कि वो आपसे एंटरटेन हो रहे हैं। इतना हार्मलेस, इतना क्यूट कंटेंट है कि आप कहते हैं यार बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ बैठ के देख एंड ही वॉन अवार्ड आल्सो, वो जीते उन्होंने बकायदा, हमने देखा था। आई एम वेरी हैप्पी कि उनको इस बार मिला। वो उनको वैसे पहले भी मिल जाना चाहिए था। Exactly, that's true. अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या मकसद था और अब क्या मकसद होगा? साथ में वो जो रील वाला सवाल है मैं आप लड़कियों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लड़कियां भी ना सब रील्स को देखते रहते हैं, काफी टाइम सर्व कर देती है। तो हम बहुत सारा टाइम रील्स में लगाते हैं और फिर हमें नहीं पता चलता, और वो मैं काउंसलर के तौर पे कहूँगी कि फिर हम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, हम लोगों से वो वाली कनेक्शन नहीं बिल्ड करते। और मैंने बहुत दफ़ा नोट किया कि जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, मैंने इतना टाइम कंज्यूम किया, आंखों में दर्द होने लगता है। जो सोशल मीडिया है वो बनाया गया था मेरे ख्याल से कि एजुकेशन बेस्ड या बहुत सारे लोगों को एम्पावर करने के लिए। एक DHA वाली वो हेल्पर हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस किए हैं और बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हैं फॉर वर्क, लेकिन मसला तब आता है कि जब हम उसको मिसयूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं या वर्क होता है, ये एक स्पेस है जहाँ पे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जहाँ आपको अगर लो सेल्फ इस्टीम है, किसी ने आपको नहीं देखा, तो आप मुख्तलिफ तरीके से अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा हेल्दी नहीं होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रैंक्स करेंगे या कोई ऐसी चीज़ें करेंगे जो रिस्की हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो ये वाली चीज़ें भी हमने देखनी है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अच्छा, वो बात है ना कि जैसे देखिए, एक थी रियल लाइफ और अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक रियल लाइफ आ गई है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के सामने एक ऐसी लाइफ पोर्ट्रे करने की कोशिश होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, क्योंकि अब हर चीज़ जो है ना वो व्यूज़ पे डिपेंड कर रही है, और मार्केट करने के चक्कर में अब हर चीज़ आप मार्केट कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है ये, कि आपने कुछ चीज़ अच्छी करनी है तो आपको सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी देखे जाएंगे, आपने अपने घर वालों को भी एक तरह से मार्केट करना शुरू कर दिया। तो इज़ देयर एनी एंड टू इट? और जिस तरीके से मैं लोगों को देख रही होती, लोग एक फेक लाइफस्टाइल लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक अजीब किस्म के कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, महरूमी के शिकार हो रहे हैं। वैसे तो ये वैसे इंडिविजुअल किसी पर डिपेंड करता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एन एंड टू दिस, क्योंकि जो है वो अब हमारे जो एक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ही इस तरह का कंटेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम जैसे लोग जो हैं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, वो उनसे ही इन्फ्लुएंसर, हालांकि इन्फ्लुएंसर का मतलब ही कोई डिफरेंट एक चीज़ थी, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंसर तो रहा ही नहीं है। इवन अब जो है वो एज अ रिव्यू अगर पर्सन अगर बना रहा है, रिव्यू वीडियो भी बना रहा है, तो वो भी
एक एज एन इन्फ्लुएंसर वो चलो कह सकते हैं, लेकिन जो व्लॉगिंग है उसको भी वो लोग एज एन इन्फ्लुएंसर ही अपने आप को कह रहे अच्छा, होते जैसे हैं। देखिए दुबई वगैरह में भी आपको सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, Yeah, सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर हैं। Exactly. हमारे पाकिस्तान में मैंने ऐसा कोई मतलब देखा नहीं, कोई भी बंदा उठ के एक वीडियो बनाएगा वो कहेंगे जी मैं इन्फ्लुएंसर। फातिमा, मैं आपसे भी इस हवाले से लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम दिखा रहे हैं वो मेंटली तौर पे हमारे लिए हेल्दी भी है या नहीं है, ये जो फेक लाइफ पूरी हम लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के हवाले से। सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव भी हम देखते हैं रोल है, जैसे हमने देखा कि अब एहतजाज, जब स्पेशली हमने देखा ज़ैनब का जो रेप केस था, सो उसमें ये सोशल मीडिया की ही पावर है कि सोशल मीडिया ने इतना फोर्स किया कि उसकी वजह से एक्शन लिया गया। और ऐसे बहुत सारे हम आसपास जब देखते हैं कि अनजस्टिस हो रहा होता है तो इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि जब उस पर इतनी ज़्यादा बात की जाती है कि जो हुकाम बाला भी हैं वो कहते नहीं हमें इस पर एक्शन लेना है क्योंकि सोशल मीडिया पे बात करनी है, क्योंकि समहाउ अब उनको भी अपनी रेपुटेशन सोशल मीडिया पे तो अच्छी रखनी है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हम देखते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं कि वो उनके हक में आके बात करें ताकि उनकी इमेज जो है वो पॉजिटिव हो सके। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे बात ये पूछी थी फातिमा कि अब एक जो ट्रेंड आ गया है कि हम रियल लाइफ की बजाय एक रील लाइफ जी रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे? जो हम लाइफ लोगों को सामने रख रहे हैं, हम लोगों के सामने अपनी निजी ज़िंदगी को जैसे ला के रख रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है, ये ट्रेंड सही है? थैंक यू मदिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस बिकॉज इट्स सच अ हमारी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा ये घुस चुका है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये नशे से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। और हमें उसमें डोपामीन हाइज मिलते हैं, जिस तरह आपने कहा कि रील्स को हम जब चेंज करते हैं तो एवरी टाइम वी चेंज ए रील वी फील अ हाई, राइट, जैसे आपने कहा। तो एंटरटेनमेंट जहाँ मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि हम सुबह 7:30 से 5 मिनट पहले का एक कार्टून शॉट देखते थे स्कूल जाने से पहले, और फिर शाम में 7:15 से 7:30 का एक 15 मिनट का होता था, फिर कार्टून नेटवर्क आ गया और फिर 24 आवर्स एंटरटेनमेंट शुरू हो गई। उसी टाइम से मुझे याद है इन माई चाइल्डहुड, बिकॉज मेरी मदर बहुत अवेयर थी, जब कार्टून नेटवर्क की नशरियात शुरू हुई तो आई हैड टू सी अ थेरेपिस्ट एट दैट टाइम बिकॉज आई हैड स्टार्टेड फीलिंग लो और मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहता था। एंड माई मदर टुक मी टू द थेरेपिस्ट और उन्होंने यही कहा कि ये इट इज़ गट इज़ कनेक्टेड टू योर माइंड। तो आप सोचिए कि वो 5 से 15 मिनट से जब वो चीज़ बढ़ी टेलीविज़न पे तो एक बच्चे की नफ्सियात पे उसका कितना असर हुआ आप सोच नहीं सकते। कि इस वक्त कॉन्स्टेंटली हाथ में फ़ोन लेकर आप उसके अंदर जो घुस जाते हैं, यू आर नाउ देयर इज़ अ डिस्टोपिया, देयर इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। आप असल और नकल में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। मैंने आज से 5 साल पहले ये रिसर्च पढ़ी थी कि जापान में नाउ चिल्ड्रन डोंट नो हाउ टू सिट एंड टॉक, इस तरह से कि आप सोशल रिलेशंस नहीं कर पा रहे बिकॉज देर आर सो मैनी इनसिक्योरिटीज़ जो सामने आ जाती है ना व्हेन यू आर इन पर्सन, कि उसको मेरी हाइट अच्छी लगेगी कि नहीं, मेरे चेहरे का रंग अच्छा लगेगा कि नहीं। तो आप छुप के फ़िल्टर्स के पीछे छुप के गलत अलग अलग किस्म की आवाज़ों के पीछे छुप के आप वो चीज़ें बोल रहे होते हैं जो आपकी एक फैंटेसी होती है, राइट। तो उसके लिहाज से कुरान हमें 1400 साल पहले ये कह रहा है कि ये दुनिया मताउल गुरूर है, इट्स अ इल्यूजन, ये तुम्हें धोखा देने वाली जगह है, अल्लाह ये आर्जी जगह है। और उसके आगे मैं एक्चुअली पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल, तमाशा, जीनत, आपस में फ़ख्र और माल औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश है, जो कंपटीशन की हम बात कर रहे थे। उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं बारिश की तरह जिससे उगने वाली खेती किसानों को खुश तो कर देती है, फिर वो सूख जाती है, फिर तुम उसे जर्द देखते हो, फिर वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है। यानी अल्लाह ताला ने हमारी साइकोलॉजी को कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। So, और वुड लाइक
आज लग रहा है आज ही के वक्त की बात हो रही है, ये मोजज़ा है इस पे। एग्जैक्टली तो हम जो है ना एक मसनूई एक वर्चुअल रियलिटी को ये देख हम समझते हैं कि वर्चुअल रियलिटी ना एक बहुत बुरा सा एनिमेशन होगा विच वी विल बी एबल टू टेल कि ये तो इतनी गंदी एनिमेशन है, दिस इज वर्चुअल रियलिटी, राइट? जैसे गेमिंग वर्ल्ड होते थे पहले। नाउ AI जिसमें उन्होंने कहा कि अब आपके लिए कोई चीज तस्दीक करना मुश्किल है, जैसे whatever जो हो रहा था। इमेजेस भी ऐसी हैं कि लाइक आप बुला सकते हैं, कोई तस्वीर मिक्स कर सकते हैं। AI की वजह से अब तो इतनी चीजें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको पता ही नहीं है कि आप स्क्रीन पे जिससे बात कर रहे हैं वो असल में वही शख्स है या नहीं। तो इसमें एक चीज हमारे लिए अगर देखा जाए कि क्या होता है कि जब चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो वो अपनी वैल्यू भी छोड़ने लगती है। What I'm seeing now is कि एक ज़माना था जब हम कंफ्यूज थे कि ये इन्फॉर्मेशन आई है व्हाट्सएप पे, पता नहीं सही है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आई सही है कि नहीं। अब जैसे मेरे हस्बैंड रोज़ाना मुझे सुबह में थोड़ी सी न्यूज़ अपडेट देते हैं ना, तो आज सुबह जब उन्होंने न्यूज़ दी तो उन्होंने कहा ये हुआ है, फिर एकदम से कहते हैं ये तो किसी ने मुझे भेजा है, रुको इसको मुझे तस्दीक करने दो, देन आई विल टेल यू कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। क्योंकि इतना ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया है कि जो बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की या वीडियोस की, उससे आहिस्ता आहिस्ता वाकई में हमारा जो है ना वो जो ट्रस्ट है वो उठ रहा है। तो अल्लाह ताला की ये एक इंसानी फितरत के साथ लगाव। मैंने एक किताब पढ़ी रूपर्ट शेपर्ड की, उन्होंने अपनी रूपर्ट शेल्ड्रिक की किताब है साइंस और रिलीजन के कंटेंट। उन्होंने कहा कि बहुत सारी फोर्सेस थी जो चाहती थी कि बाय द ईयर 2000 सेक्युलरिज्म बढ़ जाए और इस हद तक बढ़ जाए कि रिलीजन की डेथ हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब चीज़ देखी कि फ्रॉम द ईयर 2000 ऑनवर्ड्स रिलीजन एकदम से फैलने लगा और लोगों का एतकाद खुदा में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जब उन्होंने 8 इयर्स में 40 माहिरीन की रिसर्च को स्टडी किया 8 इयर्स के बाद, तो उनको ये पता चला कि जब उन्होंने सेक्युलरिज्म को बहुत ज़्यादा फैलाया तो वही वजह बन गई कि लोग अल्लाह ताला के पास वापस आने लगे। क्योंकि कोई तो रोशनी इंसान के अंदर है जो इंसान को इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, इसी वाले से मैं चाहूँगी कि यही सैचुरेशन लेवल है। हम आजकल के जो देखें एक पॉडकास्ट एक होते हैं अच्छे, मैं कहती हूँ आप अगर किसी को बुलाते हैं तो इरफान आप उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछें, लेकिन हमारे यहाँ पॉडकास्ट में जानबूझ के ऐसे चुपते हुए सवालात निजी जिंदगी को लेके किए जाते हैं कि जिससे जो आपका मेहमान हो ना सिर्फ वो अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आपको होता है कि अच्छा मैं ये सवाल पूछूंगा तो ये चीज़ वायरल हो जाएगी। जैसे मुझे अभी भी बहुत हर्ट करती है एक पॉडकास्ट वो हजरत करते हैं और उन्होंने हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा नूर, जो कि अब देखें वो बिल्कुल भी अब एक दूसरी ज़िंदगी की तरफ चली गई हैं। उनसे उनकी शादियों के वाले से एक नहायत ही वाहियात किस्म का सवाल किया और इस तरह से किया कि जो हम देख रहे थे हम अनकंफर्टेबल हो गए। अच्छा, एक तरफ तो ऐसे कि आप ऐसे पर्सनल सवाल करते हैं, दूसरी तरफ फिर जानबूझ की भी कोशिश की जाती है कि अपनी पर्सनल लाइफ की कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने रखी जाए कि आप एकदम से वायरल हो जाएं। ये क्या ट्रेंड अब सामने आ गया है? एग्जैक्टली मध्य आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है आजकल यही ट्रेंड पर है कि आप उनसे ऐसा सवाल पूछे कि वो वायरल हो जाए, रील से वो वायरल हो जाए, और ताकि उसके बाद वो हर मतलब मैं ये नहीं पूछूंगी कि अच्छा इरफान आप इतने जबरदस्त इन्फ्लुएंसर, आपने कितने साल मेहनत की, कैसे आप आगे तक पहुंचे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैं मुझे अच्छा इरफान वो जो एक बार आपके साथ हुआ था वो क्या हुआ था, जरा वो बताएं इरफान। आई थिंक वो जो फुटबॉल कंटेंट वो ज़्यादा वायरल हो शुरू हो गया, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो इसलिए क्योंकि इससे रीच बढ़ती है या उससे लाइक्स अच्छे आते हैं या ज़्यादा पोर्टल शेयर होते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी बन गई कि बाकी लोग भी शेयर करेंगे तो हमारा कंटेंट वायरल होगा, हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, किसी पोर्टल को हमारी फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये आजकल बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये डजंट शो अस ये कि हमारा अपना माइंडसेट क्या है कि अगर हम इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। बदिया यू नो व्हाट, हम जिस तरह की एक नेशन है ना, हम बहुत सारी डिफिशेंसीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल हो गई, रिलेशनशिप हो गई, स्पिरिचुअल हो गई, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे जब आप उन्हें कुछ ऐसा दिखाते हैं जो उनके पास नहीं है। आप जब अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो इतनी लाविश होती है, जहाँ रिलेशनशिप्स इतने ही मज़ेदार होते हैं कि आपको देख के लगता है कि साहब जिंदगी गुजार है, इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। लेकिन मुझे बनना है तो ऐसा बनना है। लाइक देयर वाज अ टाइम जब आप बच्चों से पूछा कि आपने क्या बनना है तो वो कहता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। आज आप
पूछें क्या बनना है तो वो आपको 4-5 मोटे मोटे नाम देगा और बोलेगा मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, yes. मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, यूट्यूबर्स भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप जब रिलेशनशिप्स पर आते हैं तो यू कैन सी दोस कंटेंट आल्सो जहां पर यू फील्स लाइक कि तुम्हारा रिलेशन बर्बाद हो जाएगा बॉस। क्यों? क्योंकि आपको हर किसी के पर्सपेक्टिव पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाया हुआ है जिससे किसी ना किसी का कंटेंट प्रूफ हो जाएगा या उसका पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। इफ द अदर पर्सन इज चीटिंग, साहब उसका भी कंटेंट मौजूद है जो उसको प्रूफ सही करवा देगा। अगर कोई डिसलॉयल हो रहा है उसके लिए भी कंटेंट मौजूद है। हम जो बात कर रहे हैं कि वो चुपते हुए सवालात, वो चुपते हुए सवालात इसीलिए बिकॉज वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। एग्जैक्टली अगर हर किस्म की पब्लिसिटी पब्लिसिटी है। यस, एटलीस्ट व्यूज तो मिले ना। अच्छा, आपको इस बात की फिक्र भी नहीं है कि आपका मेहमान किस बात पे कंफर्टेबल है, किस बात पे कंफर्टेबल नहीं है। मैं अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो साहब बार बार बोले जा रहे हैं कि आई वांट कि आप अब आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप इस टॉपिक को डिस्कस ना करें, बट साहब की भी बात देनी चाहिए कि वो नहीं रुके। वो पूछते रहे, उनका बस मैं चाहता हूं कि अब हम कुछ कर जाएं, अब हम आपके रिश्ते संभाल लें, हम आप ये कर लें, हम आपके दरमियान कुछ पैचअप करवाना चाहते हैं। सब सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट कि आप वहां पे पैचअप कराने बैठेंगे या फिर आप जरगे लगाएंगे। जब आपको अगला बंदा बोल रहा है कि आप आगे बढ़ें तो आप आगे बढ़ जाइए ना। दरवाजों में होती है, कमरों में होती है, जहाँ पे आपने किसी से वो कहते हैं अगर आपने पैचअप करानी है कोई बेसिक बात, तो वो अगर आप वाकई लोगों के सामने लाके रख देंगे तो एक तो ये भी अच्छा, ये क्या इसमें क्या डोपामिन मिलता है कि जब आप अपनी हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने रखते हैं और आप एकदम से फेमस भी हो जाएं और लोग आपके नाम लेके, चाहे वो आपकी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको डिस्कस कर रहे हो और आप कहें मैं तो वायरल हूँ। सो लाइक दैट इज़ अनदर वे ऑफ गेटिंग अटेंशन, राइट? कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोगों ने लाइक रेंट की चीज़ें ली हुई हैं या वो रियल लाइफ नहीं, बट टू शो कि यू नो आपको ये नहीं मिल सकता और मेरे पास ही है और मैं कितना मुतमईन और खुश हूँ। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं अपनी दोस्तों के साथ, स्कूल की फ्रेंड्स के साथ स्पेसिफिकली, मुझे तस्वीर लेना याद नहीं रहता। तो अगर आप वाकई इतना एंजॉय कर रहे होते हो तो आपके अंदर इतनी नीड नहीं होती कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। So this is just a way to get attention. That's what I believe. अच्छा, जैसे उन्होंने बात की, इरफान आप इनकी बात को सेकंड करेंगे कि जी लोगों ने जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा कि घर रेंट पे ले लिया, गाड़ी रेंट पे ले लिया और उसके बाद कह रहे हैं मैंने ये चीज़ खरीदी, मैंने ये चीज़ गिफ्ट लेके दी। और बहुत सी चीज़ें जो वो कर रहे होते हैं भाई वो उनकी ऑलरेडी क्या कहते हैं पेड होती है, उनकी स्पॉन्सर्ड होती है जो आपके सामने रख रहे होते हैं। आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं? बिल्कुल, मैंने तो खुद भी किया है। उसकी वजह ये कि वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, राइट? एग्जैक्टली, आपने एक तरह से मैनिफेस्ट कर दिया। क्या किया इरफान में से? अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करें। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि क्योंकि वो ग्लैमर लाइफ दिखानी होती है, एक बड़ा ग्लैमर लाइफ का मीडिया इज ऑल, मुझे लगता है इज ऑल अबाउट ग्लैमर। सोशल मीडिया लाइक ऑल अबाउट ग्लैमर। कवर भी शोबिस को करते हैं, तो इसमें अगर आप वो कहते हैं ना कि आप उतने ग्लैमरस ना हो, अपनी ग्लैमर साइड ना दिखाएं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं में होगी। That's true, that's very true. Isn't it very harsh, इरफान, sometimes कि आपको लगता है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते हैं? Exactly, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और कितने फेक ऐसे लोग आते हैं जो मुझे मिलते हैं और जब जैसे कैमरा बंद और बोलते हैं अच्छा चलो चले भी जाओ अब तुम। ऐसा भी होता है कि भाई वो अपनी क्या क्या बात कर रहे होते हैं कि हम ऑन एयर नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि वो इतना फेक करते हैं, प्रिटेंड कि जैसे उनसे बड़ा कोई शरीफ इंसान है ही नहीं है, इतना अच्छा जितने मोतबर जितने वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है ही नहीं, बट जैसे कैमरा ऑफ होता है वो बस बोलते हैं, वो चेंज होती है। अच्छा, ये वैसे फान में आपको वाकया, अगर आप कंप्लेंट जरूर सुनूंगी क्या वाकया था। और दूसरे जो फेक लोग होते हैं ना, इनकी एक अपनी एनर्जी होती है और जब आप इन लोगों से मिलते हैं ना, यकीन माने ये अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप कोई 100 का भी गोला लेके जा रहे हो ना, ये आपको माइनस में कर देते हैं, आपको नेगेटिव में कर देते हैं। खुद को अपने आप झटकना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस पर बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करे हैं डॉक्टर एजाज वारिस, जो कि मारूफ आरजे हैं, व्लॉगर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मदिया? गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो में आए। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को में हम आपको भी ऐड करेंगे। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कुछ जरूर। वाकया सुनना चाहती थी इरफान, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, क्योंकि जो हम कह रहे थे ना कि हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने कंटेंट के लिए बनाते हैं, सो उसमें आप अगर शेयर करना चाहें तो वाकया। सर मैंने तो बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, मुझे तो देखिए, मेरी बात सुनिए, बैशिंग मिली है और कभी कभी अप्रिसिएशन भी मिली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा बना रहे होते हैं तो वो आपके ऑपोजिट हो जाता है। मैंने एक सेलिब्रिटी वो भी होस्टिंग करती हैं, तो मैंने इनकी पूरी वीडियो बना ली, इंटरव्यू कर लिया, और जब मैं घर गया जो वो इतनी वायरल हो गई कि सेट कि आपने मेरी वीडियो क्यों लगाई, मेरी रिंकल्स नजर आ रही है उसमें। ओह यस, मैंने भी स्टोरी डाली थी। ठीक है, तो ठीक है, हाँ। ये कभी कभी आपके साथ ना अगेंस्ट भी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें जो हम किसी की फेवर में कर रहे होते हैं वो उल्टा हमारे अगेंस्ट में हो जाती है। हाँ ये बात। अच्छा, ये मैं डॉक्टर साहब वैसे आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हम पे, क्योंकि अब तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, ऐसे हर बच्चे के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन भी है, बच्चे वो कंटेंट भी देख रहे हैं, बच्चे वो वीलॉग्स भी देख रहे हैं जो बड़ों को नहीं देखने चाहिए। और हमारे पास अब वैसे भी स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसा क्रिंज कंटेंट सामने आ जाता है जो मैं कहती हूँ कि ये सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो क्रिंज कंटेंट टेलीविजन पे चला हुआ होता है। क्या इम्पैक्ट होता है इसका लोगों पे, ये बताइएगा। देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है मदिया कि इस वक्त जो दौर सोशल मीडिया का चल रहा है ना, इससे बुरा दौर शायद आज तक मैंने नहीं देखा। आजकल के दौर में मैं यही, देखिए आपने नोट किया होगा, अक्सर मैं ये बात करता हूँ अपनी वीडियोस में कि जो मैं तनकीद भी करता हूँ, ये मैं ऑलवेज आई एम गो फॉर तनकीद बराए इस्लाह, कि ये जो हम कंटेंट दिखा रहे हैं स्पेशली ऑन द टीवी, क्या ये हमारे बच्चे इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? एक ज़माना था कि हमारे ड्रामे होते थे जो कि सब फैमिली मिल के बैठ के देखती थी। आजकल के ड्रामे अगर आप नोट करें वो इतने बोल्ड हो गए हैं, इतने ओवर हो गए हैं और इतने डाउन हो गए हैं कि हम अक्सर अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और हमारे जो बच्चे जो स्पेशली टीन एजेस में हैं, उनकी आंखों में एक क्वेश्चन होता है कि डैड ये क्या देख रहे हैं हम लोग। बिकॉज देखिए ना, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और मैं अक्सर ये बात भी बोलता हूँ अपने व्लॉग्स में भी कि प्लीज़ खुदारा अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी एथिक्स को साथ रखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, हमसाया मुल्क और जो बाहर के मुल्क हैं वो हमारे ड्रामे बहुत देखते हैं, और जब हमारे ड्रामों से एक इम्पैक्ट बाहर जा रहा होगा तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि क्या हो रहा है। और यही हाल हो रहा है क्रिंज, अभी आप बात कर रही थी क्रिंज कंटेंट की, इतना ज़्यादा क्रिंज कंटेंट इस वक्त मार्केट में है कि आपको क्या बताऊं, कि जिसकी कोई एक लातादाद चीज़ चल रही है। इवन पॉडकास्ट में आप ऐसे ऐसे गेस्ट बुला रहे हैं जिनकी कोई विटेज नहीं है, जिनकी कोई फुटेज नहीं है, जिनका कोई, और बल्कि क्या बोला जाए, ऐसे ऐसे लोगों को आप प्रोमिनेंट कर देते हैं जिनका कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई काम नहीं किया आपने, आप उनको क्यों लाके बिठाते हैं? जस्ट टू गेट, उनसे वायरल कंटेंट निकलवाना है, उनकी रील्स बनवानी है, उनको वायरल करना है, और जस्ट टू गेट व्यूज के साथ हम प्रोफाइल स्लैश कैरेक्टर की बात भी अगर कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो खवातीन ऐसे खवातीन को जाके सवालात पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि अच्छा जी आपको ईद पे क्या गिफ्ट मिला। वो खवातीन कौन है? वो डांसर्स हैं। वो खवातीन कौन है कि अच्छा जी वो आई बिलीव मेरे पास टेलीविजन पे इस्तेमाल करने के लिए वो वर्ड नहीं है, लेकिन जब वही हमारी बच्चियां भी देख रही हैं तो बच्चियां कहेंगी कि अच्छा भाई हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतनी जो है वो ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं करती, ये तो जाती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, बातें करती हैं, इनको डायमंड की रिंग्स मिल रही है, इनको गाड़ियां गिफ्ट मिल रही है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करनी चाहिए कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम कैसे लोगों को ला के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एज एन एंकर, एज अ सोशल मीडिया पर्सन, एज अ टीवी पर्सन, हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है इस वक्त कि हमने किसको इनवाइट किया है। आप ऐसे ऐसे लोग इनवाइट कर लेते हैं और वो ऐसे बेतुके और जानबूझकर, आपने नोट किया, ऐसे जानबूझ के हमारे एंकर्स क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे लोगों से ऐसे कंटेंट उगलवाते हैं कि वो चीज़ वायरल हो जाए, और फिर हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो हमारी जेन जी है, उनके ज़हनों पे क्या असर पड़ रहा होगा। और देखिए, मैंने एक बात और भी नोट किया है कि पैसा जो है ना, हर वक्त पैसा पैसा हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया और टीवी पर हो। प्लीज हम सबको बताना चाहते हैं कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग। पैसा जरूरी है इंसान की लाइफ के लिए, लेकिन पैसे को इतनी फौकियत मत दें कि वो रिश्तों की धज्जियां उड़ा दे और रिलेशंस को उड़ा दे। और बिलीव करें कि मैं तो तंग आ चुका हूं कि ये इतने पैसे कमा रहा है, हमने इतने की गाड़ी ले ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी इन चीज़ों में। और ये चीज़ें फजूल टाइप की चीज़ें हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या काम आएगा? आपकी एजुकेशन।
एजुकेशन हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी मतलब टॉप पे होनी चाहिए प्रायोरिटी पे, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। हमारे टीनेजर उनके कच्चे जहन होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये देखे ना, ये दिखा रहे हैं कि अगर ये ले ली, अगर ये दिखाया, यूट्यूब पे वीडियोस बना ली, व्यूज आ गए तो पैसे मिलेंगे और पैसे से वी कैन शॉप एवरीथिंग। इट्स नॉट अ ट्रू फैक्ट, इट्स जस्ट अ वक्ती शोशला होता है और कुछ नहीं होता। बिलीव करें ये सब झूठ है, इट्स फेक लाइफ। इस फेक लाइफ को हमें मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करना पड़ेगा। सीरियसली आई एम सो फेड अप ऑफ दीज सो कॉल्ड यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। सच में मैं गलत नहीं कह रहा आपसे, सीरियसली। अच्छा, जैसे भी आपने फेक लाइफ के बारे से बात की, मुझे बताया, जैसे मैं इरफान से बात भी करी थी कि ये इनका मिलना होता है क्योंकि ये शोबिस की लाइफ को कवर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। हाँ ना, जब ऐसे बहुत से लोग किसी मजमे में जाएं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि फेक लाइफ गुजार रहे होते हैं और उनको अपनी सोशल मीडिया पर अपना एक अच्छा चेहरा दिखाना होता है, उनके साथ और बहुत सारी एनर्जीज भी एंटर हो रही होती हैं। हमें अपने आप को उन एनर्जीज को और अपनी स्पेस को एनर्जी से कैसे क्लियर करना है? ये कितना अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम जब किसी से मिल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो आप नोट करेंगे कि हर जगह की अपनी एनर्जी होती है। किसी से मिलके आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी के साथ मिलके आप कहते हैं मैं इतना ड्रेन हो गई। जैसे आपने कहा कि कोई अननेसेसरी सवाल करता है तो वो आपका एक्सप्रेशन देखता है, आपको फील होता है कि मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, सो यू फील दैट डिस्कम्फर्ट। तो जब भी ऐसे हो तो फ्यू प्रैक्टिसेस जो कॉज मुझे इस तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, तो पहले आपने सॉल्ट वाटर से भी नहा सकते हैं। और एक चीगोंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं। सो इस तरीके से कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, कंटेंट देखने से भी ऐसे भी नहीं, हम लोगों से मिले कुछ ऐसा कंटेंट देखने से, मैं भी कुछ क्रिंज कंटेंट की बात करूँ कि मुझे गुस्सा आता है कि व्हाई इज इट देयर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ा लिखा कंटेंट बनाने में। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, शुरू से हमारे टेलीविजन पे जो हमें मटेरियल मिलता था ना, उसमें रेटिंग्स होती थी, सेंसरशिप होती थी। तो सोशल मीडिया के लिए भी आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में अब 16 इयर्स तक बच्चों को आप सोशल मीडिया नहीं दे सकते। इट्स बाय लॉ, दीज लॉज हैव टू कम। सेकेंडली, यहाँ पे तो माँ बच्चा पैदा होता है, माँ उसका अकाउंट बना देती है इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। और जी, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे कुछ एनर्जेटिक वो चीज़ें होती हैं। आप देखें कि हम ये एक और काम हमें करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे गवर्नमेंट्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का और जो लोग बावसूख हैं, यानी हम इन्फ्लुएंसर की जो बात करें ना, हम बच्चों को खाली ये नहीं कह सकते कि बेटा ये सब मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो। वी नीड टू इन्वेस्ट इन गुड कॉन्टेंट विच इज़ विजुअली अपीलिंग, विच इज़ एंटरटेनिंग, जो आपको हुक करे, लेकिन उसके मैसेजेस अच्छे हों। हमें कॉन्शियस एफर्ट करनी है इस चीज़ का, एक मुकाबले में कोई चीज़ लाने के लिए, बिफोर हम ये बोलें कि ये तुम्हें नहीं देखना। और ये चीज़ नफ्सियाती तौर पर और रूहानी तौर पर और एजुकेशनली इस चीज़ की हमें ग्राउंडिंग मिलती है कि अगर कंटेंट अट्रैक्टिव है, जैसे टेलीविज़न पे जो कार्टून्स हैं वो अट्रैक्टिव हैं, तो आप देखेंगे उसमें क्या कंटेंट हो रहा है। अगर आप खुद ही एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर देंगे जिसमें अट्रैक्शन होगी, अच्छा म्यूजिक होगा, अच्छे विजुअल्स होंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन होगी, अच्छा कलर्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएंगे, राइट। तो हम बहुत दफ़ा इन चीज़ों को नहीं नोट करते कि एक बड़ा वॉइड है जिसको हमें फिल करने की कॉन्शियसली ज़रूरत है, और हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स की तरबियत करना, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुद ब खुद लोगों का रुझान अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ आए, एजुकेशन पे। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी ना, वो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, बहुत सी दफ़ा मेरे अपने 3 बच्चे, बेटी मेरी अब 20 साल की हो गई है, मुझे याद है कि वो 5 साल की थी जब आईपैड आया था। कश्यप के चेहरे पे जो एकदम हैरान है, कश्यप ने देखा ना, हंसते मुस्कुराते। She was 5 when the iPad trend came. उसके हर जगह जो फ्रेंड्स थे उनके पास iPad आ चुका था, तो वो हर वक्त उनके घरों पे भाग जाती थी। एंड आई कुड नॉट कीप एन आई कि अगर वो किसी और के घर iPad देख रही है तो वो क्या देख रही है। मैंने खुद iPad लिया, लेकिन फर्स्ट आई एजुकेटेड माई सेल्फ कि इसमें पेरेंटल कंट्रोल्स कैसे होते हैं, इसको मैं मॉनिटर कैसे कर सकती हूँ, स्क्रीन टाइम कैसे रखते हैं,
प्राइवेसी के लिए पासवर्ड्स किस तरह से, एज रिस्ट्रिक्शंस आप कैसे डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स ये कहते हैं मेरा बच्चा ना बहुत एडवांस्ड है, इसको सब पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इन दैट मोमेंट आपने बच्चे को अपना बाप बना लिया है, राइट? सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। बचपन से मैंने बचपने से लेके आज तक मेरे बच्चों को मैंने हमेशा यही चीज सिखाई है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। सो आई बट देन इन एक्शन ऑल्सो ना, जैसे मेरे बच्चे बोलेंगे कि मैं उनको बोलूंगी आई गॉट अ कोड ऑन माई ईमेल, किसी ने हैक करने की कोशिश की है पासवर्ड, वो एक दूसरे को देख रहे होंगे, हाँ मामा आई ट्राइड 10 times बट पासवर्ड थ्रू नहीं हुआ। आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स टू मेक देम अंडरस्टैंड कि मैं देख भी रही हूँ, मैं समझ भी रही हूँ, और ये सारे जो माँ हूँ तुम्हारी, हाँ ये सारे गैजेट्स, ये सारी टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट समथिंग कि बस तुम जेनजी हो तो तुम्हें आता है, ये सब मुझे भी आता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, वो कहते भाई मुझे तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। फ्लेक्स करते ना भाई हमारे बच्चे को तो हमसे ज्यादा आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम पूरा दिन रील्स देख सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने की इतनी सेंस है, मतलब हमारे घर में जो लोग घर का काम करते हैं ना, उनको भी यूट्यूब अच्छी तरह से चलाना आ गया, और वो लोग वॉइस कमांड्स देख के। सही। अच्छा, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, दे आर सो, मतलब मेरी दोस्त है, उसने मुझे बताया जो उसकी डोमेस्टिक हेल्प है, उसने कहा बाजी मुझे तो टिकटॉक पे पैसे आने लगे हैं। बिल्कुल, हमारे कंटेंट बना के। तो क्यों हमारे पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे कि अगर वो 2-4 रील्स इस पे देख लें कि पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाना होता है, 2 यूट्यूब वीडियो देख लें कि बच्चों की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, एज रिस्ट्रिक्शन कैसे डलती है, ChatGPT भी बहुत इजी करके बता देता है। एग्जैक्टली, ताकि आपका जो मैंने पेरेंटल कंट्रोल लगाया हुआ है टीवी पे, आईपैड पे, इनके लैपटॉप्स पे, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स दैट गिव पेरेंट्स इनसाइट इनटू कि आपके बच्चे ने पूरे हफ्ते में, यहाँ तक के स्क्रीन टाइम कितना इस्तेमाल किया, यहाँ तक के माइक्रोसॉफ्ट पे जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स शीट्स बनती हैं, एक्सेल शीट से, उस सब की रिपोर्ट आपको आ सकती है। वर्ड के कि आपका बच्चा कंप्यूटर पे क्या क्या कर रहा है, हर चीज में। अच्छा, ये आप सब लोगों से मेरा सवाल है, कश्यप आप भी जवाब दीजिए, मुझे बताएं कि क्या आइडियल एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी वो भी वीडियोस बना रही हैं, और कुछ बच्चियों की मैं ट्रांजिशन वीडियोस देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, ये जो बच्चियाँ डांस कर रही हैं ये इन बच्चियों की एज नहीं है, ऐसा डांस बच्चियों को नहीं करना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द आइडियल एज अगर आपने बच्चों ने भी कंटेंट बनाना शुरू करना है तो? आई वुड से कि आई थिंक 16 या फिर जैसे वो शिराज कंटेंट बनाते गलती आई लव हिज कंटेंट, और वो अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए कर भी रहा है। अगर एजुकेशनल जो है वो होना चाहिए। सॉरी आई एम कटिंग यू, अगर आप अकाउंट सेटअप करेंगे ना अपने बच्चों के लिए, इट डज नॉट अलाउ योर चाइल्ड टू हैव एन अकाउंट बिफोर द एज ऑफ 13। एग्जैक्टली, बट दैट चीज, वो जो चीज़ है वो हम कॉन्स्टेंटली बाईपास करते हैं। मेरे बच्चों ने इतनी जिदें की कि मामा मुझे अकाउंट चाहिए, अकाउंट चाहिए, अकाउंट चाहिए, तो झूठ बोलना पड़ेगा। और मैं आपसे यही ब्रेक में बात करी थी कि हम मार्केटिंग, ग्लैमर और ट्रेंड के नाम पे इतने झूठ बोलते हैं, जबकि हदीसों में आया कि तमाम बुराइयां अगर एक कमरे में होती और उसकी अगर चाबी चाहिए तो वो झूठ है। और हम तो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, ना हमारी अपने साथ क्रेडिबिलिटी है, ना हमारे व्यूअर्स के साथ क्रेडिबिलिटी है, ना हमारे घर वालों के साथ क्रेडिबिलिटी। स्क्रीन पे कुछ और है, आप बता रहे थे स्क्रीन के ऑफ स्क्रीन हम कुछ और हैं। तो हमने तो सच को तो वैसे भुला ही दिया है कि व्यूज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। कश्यप आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी मैं। अच्छा, इसका ये होता है कि अगर हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा भी देते हैं अगर मतलब बच्चों पर, फिर उसके बाद ये होता है कि अगर हमारा जो है चाइल्ड है, अगर हमने उसको जैसे फर्ज करें 16 की उस पर लगा दिया, लेकिन बट द थिंग इज कि जो आगे कंटेंट होता है वो भी जो ज़्यादा भी अगर होता है तो भी वो उस हिसाब से कंटेंट नहीं होता कभी भी। जैसे फर्ज करें कि अगर 18 का जो है वो कंटेंट है फर्ज करें, या फिर जो है वो 16 का फर्ज करें देख लें, तो लेकिन वो हमेशा ऐसा कंटेंट होता है जो ऊपर ही वाला मतलब ज्यादा एज का ही बंदा देख सकता है उसको। भाई हम खुद जब ऑकवर्ड पे अकाउंट बनाते तो थोड़ी सी बंदा एज ज्यादा रखे मैंने बनाया था क्योंकि ऑकवर्ड में होना था। आप सोचिए मदिया, मेरा बेटा अभी 10 साल का है, उसने मुझसे पूछा कि मम्मा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं 18+ देख सकता हूँ? मैंने कहा बेटा मैं अभी तक नहीं देख सकती। तो मैं बिकॉज इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अप्रोप्रिएट एज है? देखिए मेरी बात सुने कि एज तो ऐसी है कि वो कभी भी इंसान बड़ा नहीं होगा ज़हनी तौर पे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक ख़ास एज होती है तकरीबन 20s में आने के बाद इंसान को इन
बच्चों को कंटेंट की इजाज़त देनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि आजकल भी जो दौर है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। 17, 18, 19 भी हम बच्चों को इन चीज़ों की इंडिपेंडेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे अपना ये ख्याल है कि इस दौर में जहाँ एआई सब कुछ बन रहा है, जनरेटेड हो रहा है। देखें, मुझे एआई के आने से बहुत खुशी है, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट मुझे डर भी लगता है, क्योंकि एआई कुछ भी कर सकता है। सो जब कंटेंट बनाना है, मसनूई है सेफ्टी ना। खेलनी है, मसनूई है सब कुछ, बिल्कुल मसनूई सब कुछ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसकी एज है वो कम से कम 20 स्टार्ट तक इंसान का ज़हन थोड़ा सा मैच्योर हो जाए और थोड़ी सी वो बात प्रॉपर्ली कर सके। मरियम, मुझे आपसे एक छोटी सी और बात भी करनी है इस बारे में। जी जी। मैं देखिए ये कहना चाह रहा था कि कुछ शोबिस की बात भी कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे मौका मिला है आपके साथ ऑन एयर आने का, और चूंकि आजकल मैं थोड़े शोबिस रिव्यूज भी दे रहा हूँ, तो देखिए शोबिस भी एक तरह का सोशल मीडिया पे अब बहुत डॉक्टर साहब, रिव्यूज उससे का इतना ट्रेंड आ गया है। आपने इतनी नजर रखी कैसे हुई है, मुझे आप ये बता दें। आपके पास इतनी वीडियोस आती कहाँ से हैं? देखिए मदिया, आप मुझे जानती हैं ना कि मैं कब से शोबिस में हूँ, एंड आई हैव बीन वाचिंग ऑल दैट। आप मानेंगे ये बात कि मैं लीडिंग 4 चैनल्स के सारे ड्रामे देखता हूँ 7 to 10 PM स्लॉट के, राइट। सो ये मेरा शौक है, और उस शौक को जब मैं उस पर लेके आता हूँ, तो मैंने एक बात छोटी सी नोट की है रिसेंट टाइम्स में, कि हमारे जो शोबिस के सितारे हैं ना, इनमें तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है। तारीफें किए जाओ जो मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो हमारे सो कॉल्ड क्रिटिक्स कर रहे होते हैं, तो खुश रहते हैं ये सारे, वाओ व्हाट अ ड्रामा, क्या बात है, जरा हल्की सी बुराई कर दो, काटने को दौड़ते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है हमारी शोबिस मीडिया पर्सोना से कि थोड़ा सब्र का दामन पकड़ें। हर चीज तारीफ के लिए नहीं होती है, तनकीद बराए इस्लाह भी एक चीज होती है। थोड़ी तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि शोबिस जो है उसमें इतने ड्रामे चल रहे हैं, हर ड्रामा और हर एक्टर और हर एक्ट्रेस अच्छा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि हर बंदा अगर अच्छा हो गया तो फिर इस्लाह की गुंजाइश कहाँ से निकलेगी? अगर आप किसी की एक्टिंग को बुरा कहते हैं, किसी, आप मिसाल ले लें, ईद पे 2 फिल्में आई, आग लगे बस्ती में और बुल्ला मेन। मैंने इन दोनों फिल्मों की, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने इनकी बुराई की, और उसके बाद जो मुझे बैकलैश मिला वो आपके सामने ही है, क्योंकि मैंने सच बोला। मैं कोई पीआरस पे नहीं जा रहा, मैं कोई तारीफें नहीं करूंगा, जो चीज गलत है वो गलत है। चीप कॉमेडी जोक्स, जो आपका ओपिनियन था आपने वो बोला, जो आपकी नजर में जो था आपने वो बोला। हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। इससे किसी का जरूरी नहीं है कि वो उससे एग्री करेगा, लेकिन उसको इतना बैकलैश मत करें। यकीन करें, इनबॉक्सेस ऐसे ऐसे आते हैं, और आप मानेंगे, एक मिसाल दूं मैं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लास्ट ईद पे एक फिल्म आई थी जो बहुत बड़ी डिजास्टर हुई थी, इससे पिछली ईद पे उन लोगों ने बाकायदा मेरी रिव्यू को स्ट्राइक पे डाल दिया ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। कैन यू इमेजिन? क्योंकि मैंने उसकी उनकी बुराई की थी, उसको 2 स्टार्स दिए थे 5 में से। सो सोशल मीडिया पे ये चीजें हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। हर मुल्क में होता है, हॉलीवुड में कहाँ नहीं होता। क्रिटिक्स इसीलिए होते हैं कि वो आपकी इस्लाह कर सकें। खुदारा इसको समझें। आप लोग तो इतने, मतलब मैं क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम राइट हियर, बट प्लीज बर्दाश्त करना सीखें, थोड़ी सी बर्दाश्त लाएं। बिलीव करें, हमारे ड्रामे आइडियल होते थे एक जमानों में। कहाँ गया वो दौर तन्हाइयां का, अनकही का, वारिस का, धूप किनारे का, और अब आजकल के ड्रामे देखें। मुझे मदिया आप बताएं बहुत कि सारे कोई बच्चे ऐसा तो अगर ड्रामा ये भी है जो अगर टाइम वाला हाँ। देखें तो ये बाकी टाइम जरा पीछे है। आज के जमाने में आज के दौर के वाले से भी अच्छा काम ये नहीं कि नहीं हो रहा है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, याया साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जाना चाहेंगे? पहले तो मेहमानों को सलाम। देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जो सोशल मीडिया और सारा जो नेटवर्क है, ये तो इसने तो पूरी आपकी एक तहजीब को और पूरा, यानी पूरे कल्चर सोशल मीडिया का। जी जी जी। अब मसला ये कि आप कितना हद तक इसको अडॉप्ट करते हैं, नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप रोक किसी को नहीं सकते। मैं आपको आज बताऊं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत देखता हूँ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट हो चुका है ना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का, वो है 16 साल। अच्छा, मसला ये कि हमारे यहाँ अगर लगा भी थी तो उसको मॉनिटर कोई नहीं कर सकता। वहां उन्होंने ये किया है मदिया कि जो भी कंपनी या जो भी फेसबुक या यूट्यूब कोई भी एक्सेस देगा 16 साल के कम उम्र बच्चों को, दे विल बी फाइंड, और उन्होंने जुर्माने लगाए भी हैं। तो वो एक कंट्रोल इस तरह उन्होंने हासिल कर लिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप
कि बच्चे छोटे होते हैं या स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, ये तो वहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए कि कॉन्टेक्ट किस तरह होना चाहिए और किस तरह इसको टैकल किया जाए, क्योंकि ये एक वक्ती लाइफ होती है। आपने व्लॉगिंग शुरू करी और उसके बाद नए से नए लोग आए, आपको लोग भूल जाते हैं, और फिर उसमें आपके पास कोई, देखिए ये तो एक मादक आगाज सारा सिस्टम है जिसको आप नहीं रोक सकते। मैंने आपसे कहा ना, जो हमें समझना है ना, वो हमें समझना है कि हमने अपना पैरामीटर खुद सेट करने, किसी के पैरामीटर हम नहीं सेट कर सकते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये उसकी मर्जी है। जिसने जो देखना है वो देखेगा, वो नहीं देखना है नहीं देखेगा। लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक उस लेवल पे होते हैं कि वो डेवलप, यानी एक नशोनुमा पा रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर जो चीजें आ जाती हैं वो रहती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखें अब टाइम खत्म होने वाला है मेरा, मुझे ब्रेक पे जाना है। इतना पूछूंगा कि आपके मेहमानों से कि देखें ये जो एडॉप्टेबिलिटी है, जो इतना कुछ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके हम लिमिट कैसे रखें, कैसा क्या लिमिट हम लगा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे हमारे बनी भाई कहते हैं कि जी मशहूर होने में और मकबूल होने में बहुत फ़र्क है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना तन्हाइयों की, ये वो ड्रामाज है जो मकबूल हुए, जो आजकल के ड्रामाज है ना ये मशहूर हो रहे हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें सोशल मीडिया की लाइफ के हवाले से, जो कि रियल लाइफ कम और रियल लाइफ ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों ईद गुजरी और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जी जब ईद वाले दिन आप तैयार हों और उसके बाद तैयार होने के बाद मैं अपनी मियाँ से कहती प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब तस्वीर खींचनी है, बच्चे को तैयार कर दिया, तस्वीर खींचनी है, लोगों के साथ शेयर भी तो करनी है, पूरे रमज़ान उनके साथ थे, तब ईद पे कैसे लग रहे हैं। लेकिन अब मज़े की बात है कि आजकल ईद की पिक्चर्स भी लोग जो है वो फेक करने लग गए हैं, और लोग अपने ईद के भी जो फोटो शूट्स हैं वो पहले से करा लेते हैं। तो एक तरीके से लोगों को अब हर तरफ जो परफेक्ट दिखने की है ना कि हमारी तो ये पिक्चर्स भी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, आप प्रॉपर एक वेन्यू पे जाके सारी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। सो ये मुझे बताएं कि आप इसके हक में हैं, क्योंकि मैं आई लव इकरा अजीज़, मैं इकरा अजीज़ क्योंकि मुझे पता है कि वो जो कॉन्टेंट देगी ना वो अच्छा, आपको पता है कि यार ये आज फ्रेश कंटेंट है, ये पहले से फोटोशूट नहीं हुआ हुआ, वो ईद के दिन ईद की पिक्चर्स लगाई जा रही है, वो पहले दिन की पिक्चर्स पहले की खींची हुई पिक्चर्स। मैं खुद भी एक चीज़ें करता हूँ वंस अगेन क्योंकि मुझे पीआर के पैकेज चीज़ें इतने आ रही होते हैं कि आपने यहाँ में पहन के ये प्रेशर है जो जिसको, और आपको ये तो मैं अब आपकी उससे पूछना चाहूँगी, क्या ये प्रेशर है कि आपको ये चीज़ करनी है ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलें, आपको ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स मिलेंगे, क्या होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव तरीके से बात देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम एक डिफाइन कर रहे थे कि इस दफ़ा का नया ट्रेंड क्या है, या क्या कलर थीम चल रही है, या आर यू आइदर यू वेयरिंग वेस्टर्न वेयर और ईस्टर्न वेयर, ताकि हम बताते हैं कि भाई ट्रांजिशन वीडियो के अलावा भी आप ये पहन सकते हैं, और ऐसे ब्रांड ये कपड़े प्रोवाइड करते हैं। ईद से पहले आनी चाहिए ना, ताकि ईद तक हम वो चीज़ें करते हैं, वो पहले से बना के रख लेते हैं। जब ईद आती है तो हम पोस्ट करते हैं, बिकॉज हमें उस वक्त इतना हैसल होता है कि आप ईद के दिन ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो एडिट पे टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा होता है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव पहलू से एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप बट यू आर इन्फ्लुएंसर। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक्टर्स वगैरह जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जब वो भी मतलब सोचे ना ईद से पहले ईद की पिक्चर्स आपने करवा ली, बहुत सी चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं। अब तो शादियां भी ऐसी हो रही हैं कि सोशल मीडिया के लिए शादी के इवेंट्स और हैं और जो पीछे शादी के इवेंट चल रहे हैं वो और हैं। एग्जैक्टली ये जो कल्चर हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे साथ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने बकायदा हर डे को मनाया है, सेलिब्रेट किया है, लेकिन मुझे लगता है वो एक ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी दो ही चीज़ें होती हैं, निकाह और वलीमा होता है, दैट्स इट। बट अब इतने सारे कल्चर एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए कि भाई हमने ये ब्राइडल शॉवर भी करना है, हमने ये भी करना है, ताकि हमारी रीच बढ़े, लोग अटेंटिव रहे। सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चलती है या व्यूज लाइक्स आते हैं वो शादी वाले कंटेंट पर आते हैं, या उस पे ज़्यादा रीच, तभी शादी वाले कंटेंट मॉर्निंग शो में किया जाता है। एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ी सी दिनों में लोग शादी शो के लिए भी करते हैं कि ये इसके फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स तो मजा आएगा। अच्छा, फिर उनको भी बुलाया जाता है शो पे ना, ताकि आप आके बताइए हुआ क्या, कैसे हुआ। और अगर खत्म होगी तो भी खैर ये एक निहायत ही वैसे एक खौफनाक किस्म का कंटेंट है जो कि अब लोगों के सामने आ गया ना। आई रिमेंबर जब भी शादियों वाला शो होता था तो सर पीटने बैठ जाते थे कि भाई लोग देख नहीं रहे। एग्जैक्टली, मतलब जिन लोगों की शादी हुई होती थी उन लोगों की शादी दोबारा कराई जा रही होती थी। अच्छा, मैं वैसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोग की नज़र में वो ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर है जिसका कंटेंट बहुत प्रोडक्टिव
बहुत पॉजिटिव और एक्चुअल में एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, तो आपको भी नाम जी आई वुड से इरफान जुनेजो, इरफान स्टिल नाउ उनका काम, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, वाकई जो कहते हैं वो करते भी हैं। हाँ। और वो मना भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसी हम नहीं कर सकते इसके ऊपर। इरफान इज द वन, इरफान जुनेजो इज द वन जिसने पहले व्लॉगिंग शुरू की, बट देन उन्होंने खत्म कर दी कि Yes, नहीं yeah, किसी exactly. नहीं। हाँ, सो डॉक्टर साहब आपसे भी नाम पूछना चाहूंगी कि आपके नजदीक ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर है? भी ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो 100% सही कंटेंट दे रहा है। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है इस वक्त। किसी का मकसद है, किसी का मकसद है, क्योंकि ना देखिए होता पता क्या है, आइडियल कंटेंट अगर आप देखें तो आपको नहीं अच्छे की बात नहीं है। अगर आप कहें ना कि 100% अच्छा हो, क्या ही मेयार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, वो ट्रैवल पे कर रहा होगा, ब्लॉगिंग वाले अपनी कर रहे हैं, शोबिस वाले अपनी कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई परफेक्शन पे इस वक्त मेरे क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहा है। अगर आपने देखना है तो आप बाहर के लोगों पे जाएं जहां पर टू से इरफान जुनेजो, बट अगर इरफान नहीं तो देन ये टोनी रॉबिन्स की वीडियोस आती हैं, एंड आई बिलीव वो बहुत मजेदार वीडियोस होती हैं, इससे बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होते हैं। मैंने देखी नहीं उनकी वीडियोस, मुझे वीडियोस किस बारे में है वैसे? Majorly about life, majorly about communications, majorly about life patterns, because वो अपने आप में एक तो पूरी यूनिवर्सिटी भी हैं, जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता हैं, they know him, and again such a good content. अच्छा, कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको भी शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सारी गोरी और दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी, क्या ऐड करना चाहेंगी मेरे शो में? मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगी, लेकिन बड़ी मुस्बत बात होगी, क्योंकि देखिए आज जो अब एक मौके ड्रामे दिखाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, उनके कपड़े, उनका वो जो स्टाइल है, बच्चे के बगैर सब कुछ, वो दूसरी बात है कि देखिए बच्चे को ड्रॉप करते हैं कि आप अगर आप हैं तो आप अपना साथ तो आप डेट्स कर सकते हैं, आप लोगों से उनसे लेकर के बात कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ड्रेस की भी प्रॉब्लम है, जल्दी ड्रेस होना कि आप समझे के साथ ही बहाल हो जाता है। वो लोगों को मिलते हैं कि लड़कियां जाती हैं, पति को खुद में शर्म नहीं है और मम्मी में शर्म, बच्चे अपना आप लड़की आप सोचिए हमारे बच्चे को क्या असर पड़ेगा बताएं। ना चलिए आप अपने ड्रामे में आ रही, आप शराब पहले तो मतलब बड़ा गले में लटका, लेकिन मतलब कितना तो अपना करें, देखिए हम मुसलमान है, लड़कियां मोटे मुसलमान है, इस हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा एक ड्रामे को छोड़े स्टोरी को छोड़ने की जो ड्रेस है ना ड्रामों की, कोई सफाई जल्दी आप देखिए, आपको देख रहे ड्रामे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मिसेस खालिद। और देखिए वो ऑफ कोर्स काफ़ी नाला नज़र आ रही थी वो हमें ड्रामास को लेकर, क्योंकि जो ड्रामास हैं वो हमारी समाजी इस्लाह के लिए होते हैं और इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मैं कहती हूँ कि ड्रामा सबसे बेहतरीन मीडियम है लोगों को एजुकेट करने के लिए, और हमने बहुत अच्छे अच्छे पिछले दिनों ड्रामास जो है, तनमन नीलो नील, उडारी एक था, ठीक है, उडारी एक था, बहुत सारे ऐसे ड्रामास हैं जिनके थ्रू हमने लोगों को एजुकेट किया है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना वो लोगों को बताई कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी एक और पाकीज़ा भी आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो ट्रिगर हो गया एकदम पुराना जो एक वैसा वाकया था, तो मैं आई वांटेड टू वॉच इट। मैंने सुना है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया, लेकिन मैं देख नहीं सकी क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि मुझे रील्स में भी वो चीज़ देखनी है जो कि फनी हो, क्योंकि आपने अनवाइंड करना होता है अपने आप को। अच्छा, मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगी, आपके लिए सबसे मज़ेदार आपको क्या लगता है मसफत कॉन्टेंट कौन बना रहा है, अगर कॉन्टेंट क्रिएटर का नाम? तो मैं ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएशन पे नहीं देखती, मैं उन लाइक पर्सनैलिटीज़ को देखती हूँ, जैसे गबोर माटे, इन्होंने टोनी रॉबिन्स का, मेल रॉबिन्स हैं, जो डिस्पेंजा हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे जो जगह लाइक बीमी ग्लोबल है या ग्रो विद आमना या रहमा उनीब, दीज आर द पीपल दैट आई नो कि जो एक्चुअली ऑथेंटिक काम करें। और जितनी भी हम सोशल मीडिया पे बात करें, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे होते हैं और एक जो वाकई पैशनेट है उस काम के लिए, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। वो आपको, मुझे लगता है ऑडियंस बहुत स्मार्ट है कि वो पिक कर लेती है। तो जब भी मैं भी उस ट्रैक में जाती कि इतने फॉलोअर्स नहीं है, लाइक्स नहीं है, आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा गोल नहीं है। जो मेरा मैसेज है वो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो मुझसे रेजोनेट करते हैं या वो उस पाथ पे हैं जिस पे मैं हूँ। सो मुझे बस यही होता है कि सोशल मीडिया को हम किस तरीके से यूज़ करें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। मैं अगर अपना अगर इंस्टाग्राम से खोलूँ और आपको अपनी सेव वीडियोस में दिखा दूँ तो उसमें तो कई तो ऐसे कि जो थोड़ी सी खुतबात हैं, जहाँ पे बहुत सारे वज़ाइफ भी बताए गए हैं, कुरानी आयात भी बताई गई, कुछ ऐसे लेक्चर्स भी हैं। सो ये चीज़ें अब मुझे लगता है जितना अब लोगों के अंदर रिलीजियस नॉलेज है, पहले लोगों में इतना नहीं था, क्योंकि अब हम बड़े आराम से, हमारे तमाम तर उल्मा जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, मतलब एवरीथिंग इज देयर। हमारे बड़े आपको पता, मुझे फातिमा आगा भी ऑनलाइन ही मिली।
मैंने ऑनलाइन ही इनसे रब्ता किया कि मुझे जो है ना आपका कंटेंट मैं आपसे रेजोनेट कर पाती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग हर कोर्स. सो आई थिंक शी इज आल्सो वन ऑफ दोस वेरी ऑथेंटिक पीपल. कहीं ना कहीं हमारे अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए तो आपकी वो एक तरह से थेरेपी भी कर रहा है. कश्यप, आपके लिए कौन सा ऐसा शख्स है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो अच्छा कंटेंट बना रहा है? मेरे लिए पाकिस्तान में ही है एक, जिनसे मैं मिल भी चुकी हूँ एक दफ़ा. आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अंडररेटेड कंटेंट है उनका. रामेश नाम है उनका. अच्छा. और उनका पहले वो ऐसे ही फूड ब्लॉगिंग करते थे अपने एक फ्रेंड के साथ. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. रामेश सफा, यस एग्जैक्टली. और और फिर उसके बाद अब उन्होंने थोड़ी सी मोटिवेशनल पॉडकास्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए हैं. लेकिन उनका बहुत एम्पावरिंग सा और जो है ना बहुत पॉजिटिव कंटेंट होता है उनका. औरतों को लेकर भी और मर्दों को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनका बहुत अंडररेटेड कंटेंट है उनका. फातिमा, आपके नज़दीक? जी, आई थिंक कि मेरे लिए इन्होंने मेल रॉबिन्स का नाम लिया. उसके अलावा डॉक्टर चैटर्जी और एक और हैं यंग पुएब्लो. इनका कंटेंट बहुत अच्छा. और पाकिस्तान में अनुषा अशरफ मेरी दोस्त भी हैं, लेकिन वो दोस्त इसीलिए बनी क्योंकि उनका कंटेंट में आपको कंसिस्टेंटली ऑथेंटिक नज़र आता है. और मैंने ये भी देखा है कि और एक और हमारे एक थेरेपिस्ट हैं जो बहुत उनकी आई कांट रिकॉल हिज नेम, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत रियल इश्यूज़ को उठा के फेमिनिन एम्पावरमेंट पे, रिलेशनशिप, कपल थेरेपी पे काम करते हैं. तो आई फील कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट है जो बहुत पॉपुलर भी है. अच्छा. और वो एक और समीरा रेड्डी, वो एक एक्ट्रेस है वो इंडियन एक्ट्रेस, लेकिन वो इतना अच्छा कंटेंट क्योंकि वो अपने सारे फ्लॉज सामने रखती है. क्योंकि हम तो देख रहे होते हैं ना जितनी भी हमारे यहाँ तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हम उनको देखें, वो फिल्टर के बगैर अपनी कोई भी वीडियोस डाली नहीं होती. और लोगों को ये लग रहा होता है कि जी सबकी स्किन ऐसे फ्लॉलेस होती है, सबकी ऐसी परफेक्ट नाक है, बाल जब. हाँ. और उनका रिलेशनशिप अपनी सास के साथ, वो उसके हेल्थ के ऊपर बात करती है, फ्लॉज अपने एक एक चीज, उनकी स्किन कैसी लग रही है, वो सब कुछ लोगों के सामने रखती है बताने के लिए कि भाई ये सब रियल है. और आपको पता है जब मैं भी कभी कंटेंट बनाती हूँ तो मैं कभी सोचती हूँ कि उफ अब मेकअप लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, बात कुछ अच्छी कहनी है लेकिन वो चीज़ में रह जाती है. फिर मैंने सोचा चलो फिल्टर लगा के बात करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा मैं अपने आप को भी तो चेक करूँ ना कि मैं बगैर मेकअप के, बगैर तैयार हुए अगर मैं सब लोगों के साथ सामने जाती हूँ तो मेरी कितनी इनसिक्योरिटी है, मैं कितना अपने आप को ग्राउंडेड समझती हूँ. और वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है कि आप देखें कि मैं अपनी बिल्कुल असल हालत में लोगों के सामने जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है. रिलेटिंग टू दिस, जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं ना, तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं. ही टोल्ड मी कि तालिब जब भी कोई वीडियो बनाओ ना तो एक ही टेक दिया करो. मैं क्यों? तो इसलिए कि जो भी कॉन्वर्जेशन फर्स्ट टेक में होगी ना बस वही रियल होगी. उसके बाद की जो कॉन्वर्जेशन आप करते रहेंगे, जितने मल्टीपल टेक्स ले वो स्क्रिप्टेड होती रहेगी. उसमें फेक एलिमेंट आएगा. मतलब उसके व्यूज उसी के आते हैं जो ज्यादा रॉ है, जो आप ज्यादा मेहनत करते हैं ना उस पे. अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो वायरलिटी का फॉर्मूला था. दैट वाज लाइक इमोशनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कंट्रोवर्सी. तो ये तो हो रहा है. Yes. मैं बस नाम नहीं ले सकती कि अगली वीडियो मेरे पे ना आ जाए. बट ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है. कितना टाइम रह गया बनी भाई? अच्छा जी, जो कि टाइम मेरे पास 2 मिनट रह गया. मैं बस डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊँगी. डॉक्टर साहब, नहायत ही पॉजिटिविटी से मुझे बताएं किस तरीके से हम बंद बांध सकते हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, वो हमारी लाइफ को इफेक्ट ना करें. देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि सोशल मीडिया को हमें एक पॉजिटिव हैंडल के तौर पे लेना चाहिए. इसका इम्पैक्ट इस तरह से अपने ऊपर लेना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो एक पॉजिटिव सिमत में चलने लग जाए. हमारे यहाँ पता है मदिया, बैड लक क्या हो रही है? व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग सम पॉजिटिव कंटेंट, उसकी रीच नहीं आती है. व्हेनेवर अभी जो बात कर रहे थे आप लोग भी, जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, कोई नेगेटिव बात होती है, वो फौरन वायरल हो जाती है. दिस इज द अलमिया ऑफ द डे. सो वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट. अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों और हर चीज़ को पॉजिटिव तरह से अपने ऊपर लीजिए. उसको कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट में ना लीजिए. यकीन करें हमारी लाइफ में सुकून आ जाएगा. मैसेज यही है कि भाई पॉजिटिविटी अपने अंदर भी कूट के भरिए और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी की तलाश कीजिए. ओनली देन मुझे लगता है कि हम इतनी नेगेटिविटी में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे. आप सबका बहुत शुक्रिया. शाद रिया बाद रिया पाक आप कॉल आपकी गम से महफूज रखे. जिंदगी रही तो कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.